तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल के बेहतरीन पावरफुल और टॉपर बनाने वाली सीरीज महायुद्ध में। आशा करता हूं कि आपको भी ऐसा महसूस हो चुका होगा कि हाँ सच में हम इस सीरीज से पढ़कर अपना बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स बना सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी सीरीज है कि इसमें केवल आपको ये बचा हुआ टाइम ध्यान में रखकर बेहतरीन क्वेश्चनों को केवल पढ़ा कर आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के सपने को पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है। आशा करता हूं कि भाई इस समय आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और इस सीरीज का आप अच्छा सा उपयोग कर रहे हो, है ना। उसी सीरीज में मैं आज आप लोगों को फिर से केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चनों को कराने वाला हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना भाई पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन आपके लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हम एक क्लास दे भी चुके हैं, तुमको थंबनेल पर दिखाई पड़ा होगा #2। इसका मतलब क्या है, ये दूसरी क्लास है और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक क्लास हो चुकी है। तो प्लीज अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इतनी अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या बताएं, एकदम मजा ही आ जाएगा आपको और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। और वैसे ही हम आज भी आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ओके भाई आशा करता हूं कि आप सबको समझ गए होंगे और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखो, आपको क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं भाई वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो, ताकि यहां पर क्या हो कि अच्छे बच्चों की संख्या हो जाए और हम भी आपको देख देख कर आपसे मोटिवेशन ले लेकर आपको बेहतरीन स्टडी कराते रहें। ओके आशा करता हूं सब समझ गए होंगे और अब बगैर टाइम बर्बाद के आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो समझो क्या बताया गया है कि रेडॉक्स अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, है ना। और हम बात करें तो ये जो रेडॉक्स अपक्रिया है ना भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि मैं बता नहीं सकता। वर्ष में हर एक वर्ष की बात किया जाए तो किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाता है इसे, है ना। और अगर 2-3 पिछले वर्षों की बात किया जाए तो ये हमारा क्या 2020 में भी पूछा जा चुका है ना। और 22 में भी पूछा जा चुका है और ये 23 में भी पूछा जा चुका है। बताओ आया समझ में, अब हम क्या करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे। समझो क्या होता है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है। यानी एक ही साथ क्या होता है, कोई हमारा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग करने की प्रक्रिया एक ही अपक्रिया में होती है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया को बोलते हैं। बताओ आया समझ में, तो यही हम लोग यहाँ पर क्या करने लिखने वाले हैं। आया समझ में, तो क्या लिखेंगे हम कि वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक, है ना, रासायनिक अभिक्रिया, है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें है ना, जिसमें अपचयन, पहले उपचयन लिख लेते हैं ना, उपचयन व अपचयन, है ना, दोनों एक 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 साथ, है ना, साथ होता है। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया क्या कहलाती है। बताओ आया समझ में, ना, तो क्या बोलेंगे, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारा अपचयन और उपचयन, है ना, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। बताओ आया समझ में, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो समझो, है ना, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो क्या है, सबसे जाना माना है क्या, Fe और प्लस CuSO4, यानी क्या, आयरन और क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों की अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें आयरन सल्फेट यानी FeSO4 मिल जाता है और प्लस में क्या मिल जाता है, Cu मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। और ये क्या है, एक रेडॉक्स अपक्रिया। क्यों रेडॉक्स अपक्रिया, तो आप समझो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट से जुड़ा हुआ है, सल्फेट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा। जैसे आप ये समझो, सिंपल सी बात, एक मतलब फनी लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं। ये समझो ये क्या है, ये CuSO4 एक प्रकार की क्या है, फैमिली है ना, फैमिली है, जिसमें ये Cu क्या है, मान चलो ये हस्बैंड हो जाता है और ये SO4 ये क्या हो जाता है, वाइफ हो जाता है। आया समझ में, वाइफ हो जाता है। तो किसी भी लड़के को, कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की को क्या करना चाहता है, अगर वाइफ बनाना चाहता है तो उसे खर्चा करना पड़ेगा ना, बगैर खर्चे किए तो हो नहीं पाता। आया समझ में ना, बगैर खर्चे किए तो हो नहीं पाता, खर्चा करना पड़ता है, वही आया समझ में। तो समझो अगर इस कॉपर ने सल्फेट को अपनी वाइफ बनाया है, समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस कॉपर ने सल्फेट को अपनी वाइफ बनाया तो इसका मतलब क्या है कि इसने खर्च किया होगा, है ना। नहीं तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से ले लेते तब आपको और समझ में आएगा। समझो कॉपर की ये SO4 क्या है, गर्लफ्रेंड है ना, और ये क्या है, ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो अगर ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बने तो इसका मतलब कॉपर ने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ भाई खर्च किया है, तभी ये लड़की इसके पास रुकी हुई, नहीं तो रुकी थी ना, है ना। तो समझ में, तो यहाँ पर क्या है,
समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया है, मगर फिर क्या हुआ, मान लो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, सल्फेट को क्या हुआ, SO4 को क्या हुआ, Fe आपका पसंद आ गया, है ना, सल्फेट को क्या हुआ, आपका Fe पसंद आ गया, और फिर ये क्या हुआ, सल्फेट हमारा Fe के साथ चला गया। तो समझो अभी इसने क्या किया था, अभी कॉपर ने खर्च किया था, इसके साथ रहकर अभी कॉपर ने खर्च किया था, और फिर जब इसने इसे क्या किया, छोड़ दिया, तो इसका जो खर्च हो रहा था ना, वो खर्च क्या हुआ, वापस हो गया, मतलब बच गया खर्च, इसका खर्च जो हो रहा था वो क्या हुआ, बच गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब खर्च बच रहा है। अभी यहाँ पर खर्च हो रहा था जब दोनों एक साथ थे, मगर अब क्या हो रहा है कि खर्च बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होता है ना, जब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर हमारा क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है ना, आया समझ में। और समझो अभी ये सिंगल था, ये Fe क्या था, सिंगल था, लेकिन जैसे इसने SO4 को अपनी क्या गर्लफ्रेंड बनाया, तैसे अब भैया इसका खर्च होना स्टार्ट हो गया, है ना, क्या हुआ, इसका खर्च होना स्टार्ट हो गया। और जब खर्च होना स्टार्ट हो गया, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है ना, क्या त्याग, है ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, उपचयन हो रहा है ना, आया समझ में। तो आप देख सकते हो एक ही अपक्रिया में हमारा अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार की रेडॉक्स अपक्रिया। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। अब ये आपको हमें पता है कि ये नहीं आप भूलोगे, आया समझ, आप समझ सकते हो। अगर डबल लोग हैं, है ना, डबल लोग हैं, तो डबल रहने पर क्या होता है, खर्चा भैया होता है खर्चा। तो यहाँ पर कॉपर खर्चा कर रहा था, लेकिन जैसे बेचारा क्या हुआ, अलग चला गया, सल्फेट ने इसको लात मार दिया, तो क्या हुआ, ये जब अलग चला गया, तो इसका जो खर्च हो रहा था वो खर्च अब बच गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो गया, खर्च हमारा सारा बच गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने पर क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। मगर यहाँ समझो Fe हमारा अकेला था, और इसने जैसे इसके साथ रिलेशनशिप बनाई, तैसे क्या हुआ, अब इसका खर्च होना स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, उपचयन हो जाएगा, और यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, और बस ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में ना, एकदम फनी लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया है। अब हमें पता है आप इसे नहीं भूलने वाले, है ना। मगर आप लोग भैया ऐसी गलती मत कीजिएगा, है ना, आप अभी खर्चा करने में और खर्चे को वापस करने में बिल्कुल मत लगाइएगा टाइम, आया समझ में, क्योंकि अभी आपको अच्छे से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाना है। केवल हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए केवल इसका यूज किया है, बस। ओके, आया समझ में। सो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, और उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से आप भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत भाई पूछा जाता है, क्योंकि अगर बोला जाए तो ये क्वेश्चन ना हमारी बुक का सबसे पहला टॉपिक और पहला ही हमारा क्वेश्चन होता है। सो ये तो भाई जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है ना। तो क्या है, क्या बताया गया कि भाई आप बताओ संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण भी दो, है ना। तो संयोजन अपक्रिया समझो, संयोजन मतलब जुड़ना होता है, आया समझ में। तो क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है, संयोजन अपक्रिया बोला जाता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो यही हम लिखने वाले हैं, और हमें क्या करना है, उदाहरण भी देना है ना। तो क्या लिखेंगे हम, कि वह रासायनिक, है ना, क्या रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या दो से क्या अधिक, है ना, क्या अधिक पदार्थ परस्पर, है ना, अभिक्रिया करके परस्पर अभिक्रिया करके एक एक पदार्थ का क्या निर्माण, है ना, निर्माण करते हैं, क्या संयोजन, है ना, क्या संयोजन अभिक्रिया, है ना, क्या अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में, ना। जब दो जुड़ेंगे या दो से अधिक जुड़ जाए और हमारा एक बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो ले लेते हैं जो आपके बुक में ही दिया गया है। क्या, मान चलो मैग्नीशियम है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, तो क्या बनाएगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ से भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हमारी संयोजन अभिक्रिया है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मान चलो हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और क्लोरीन गैस ले लेते हैं, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगा। जाकर बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देंगे, बस क्या होगा, हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। सो यही होती है कि हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है, एकदम सिंपल सी बात है। बताओ आया समझ में ना, आया ना समझ में। तो क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आया समझ में, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, कॉमा, बनाने की विधि तथा अणुसूत्र बताइए। यानी विरंजक चूर्ण का आखिर रासायनिक नाम क्या होता है, और ये बनता कैसे है, और इसका अणुसूत्र क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले समझो क्या करेंगे, आप ऐसे हेडिंग डाल दोगे, लिखना आपको कैसे कॉपी में ये पता होना चाहिए। आप क्या करोगे, ऐसे हेडिंग डाल दोगे। उसके बाद में क्या है, अणुसूत्र की अगर बात करें तो समझो क्या होता है, विरंजक चूर्ण, है ना, क्या विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है, तो होता है क्या, CaOCl2, है समझ में, क्या होता है, CaOCl2, जिसे हम क्या ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये भी आप समझो, विरंजक चूर्ण को ही क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, क्या ब्लीचिंग क्या पाउडर। बताओ आए समझ में, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद में अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें, समझो CH क्या होता है, कैल्शियम, ओनली वन O से क्या होता है, ऑक्सी, और Cl2 से क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या बोला जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बताओ आए समझ में। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका नाम, कैल्शियम
कैल्शियम है ना क्या, कैल्शियम है ना क्या, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्सी क्या क्लोराइड। बताओ आया समझ में, आया समझ में क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद में अगर हम इसके बनने की बात करें तो कैसे बनता है, तो समझो, जब हम बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पर जब क्लोरीन गैस यानी Cl2 को क्या करते हैं, डालते हैं, मिलाते हैं, प्रवाहित करते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, तब हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिल जाता है। क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और प्लस में जल मिल जाता है। बस इसी को क्या बोलते हैं, बस ऐसे ही क्या हो, यही जो प्रक्रिया होती है ना, ये हो जाती है इसकी बनाने की भी, एकदम सिंपल सी बात। तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं क्या, क्या लिखते हैं कि जब जब क्या क्या बुझे है ना क्या, जब बुझे हुए क्या, जब बुझे बुझे हुए चूने पर क्या क्लोरीन है ना क्या, क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या, क्लोरीन गैस को प्रवाहित, क्लोरीन गैस को क्या प्रवाहित है ना, प्रवाहित किया 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 जाता है, तो तो विरंजक विरंजक चूर्ण तथा तथा जल का निर्माण होता है ना, तथा जल का क्या निर्माण होता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। क्या करेंगे, बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, डाल देंगे यानी प्रवाहित कर देंगे, तब हमें क्या होगा, विरंजक चूर्ण और जल मिल जाएगा। अगर हम इसका क्या करें, रासायनिक समीकरण लिखना चाहें तो क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण आप लिख दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने को बोलते हैं यानी CaOH का होल ट्वाइस है ना, नाम आप लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, प्लस में क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस यानी Cl2। उसके बाद में समझो क्या होगा, समझने की कोशिश करो, CaOCl2 है ना, इसका एक क्या Ca यानी कैल्शियम Ca, और यहाँ का क्या क्या है, 2O और 2H है ना, तो एक O क्या होगा, यहाँ के साथ ऐड हो जाएगा और ये Cl2 आपका हो जाएगा इसमें ऐड है ना, क्या हो जाएगा, CaOCl2 ये बन जाएगा, और यहाँ का H2 और यहाँ का एक O क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या, क्लोरीन गैस है ना क्या, क्लोरीन गैस। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तीर का निशान बना देते हैं, बस ये क्लोरीन गैस में हो जाएगा ना। तो क्लोरीन गैस ये दोनों जब मिलेंगे, जब जुड़ेंगे, तो क्या होगा, हमें कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कुछ भी बोल सकते हैं, और हमें H2O मिल जाएगा, और यही होती है क्या, बनाने की विधि है ना। सो आप देख सकते हो, हमने आपको क्या बड़ी आसानी से इसका पूरा का पूरा आंसर समझा दिया। और अगर बोला जाए तो आप लिखोगे कैसे एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही सेम का सेम ऐसे लिखना है। अगर आप के अंदर लिखने की कला है तो आप ये समझ लो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं, आप मार्क्स जरूर जरूर बेहतर बना सकते हो। लेकिन अगर चाहे जितना अच्छा आ रहा हो, अगर आप लिखना नहीं जानते हो ना, तो आपका मार्क्स कट जाएगा, आप बेहतर मार्क्स नहीं पा सकते, क्योंकि ये लिखित परीक्षा है। क्या है ये, लिखित परीक्षा है। तो आशा करता हूं कि आप हम क्या कहना चाहते हैं ये समझ गए होगे, और इस क्वेश्चन को भी अच्छे समझ गए होगे हो। और अगर आपको हमारी मेहनत महसूस हो रही है ना, तो प्लीज इस संख्या को डबल कर दो बच्चों, इस संख्या को आप डबल कर दो, प्लीज हमारा सपोर्ट करो और इस संख्या को डबल कर दो आप, है ना। और इसी तरीके से शाम को आप सभी लोग अपने अन्य सभी फ्रेंड्स के पास साथ आ जाया करो। मैथ और साइंस की क्लासेस चलती रहती हैं, और फिर से बता रहे हैं, अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने उसमें भी एक्सप्लेन किया है। कुछ क्वेश्चन बचे थे जिनको हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आया समझ में, आया समझ में। सो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है। और यह आप ध्यान रखो कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना, तो ये तो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, हम एकदम सच में बता रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अब क्या बताया जाए, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो एनसीईआरटी ही लागू करता है। सो क्या है, ये एक तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो, है ना। तो समझो क्या होता है, आप समझो, है ना। क्या है कि तुम्हें पढ़ाया गया है क्या, सक्रियता श्रेणी, है ना, सक्रियता श्रेणी पढ़ाया गया है, और नहीं तो विस्थापन अपक्रिया भी पढ़ाया गया होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, दोनों से क्या है, रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है। तो समझो क्या होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर जो होता है वो दूसरा होता है ना, दूसरा होता है। लेकिन जो लोहा होता है वो क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, लोहा हमारा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए जैसे लोहे को हम उस कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं ना, तो लोहा क्या करता है, हमारा कॉपर को विस्थापित कर देता है, और जैसे विस्थापित करेगा तो क्या करेगा, फिर वो कॉपर सल्फेट के विलेन से क्या होगा, लौह सल्फेट के विलेन में परिवर्तित हो जाएगा। और जब लौह सल्फेट का विलेन बन जाएगा, तो पहले कॉपर था, अब क्या है, वो लौह सल्फेट है, यानी पहले वाला जब तत्व ही नहीं है, पहला वाला जब पदार्थ ही नहीं है, तो रंग पहले जैसा कैसा रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, रंग भी हमारा परिवर्तित हो जाता है। बताओ आया समझ में, और यही हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। आया समझ में, तो समझो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप थोड़ा क्वेश्चन से ले लो, बहुत बेहतर रहेगा। तो वही हम लोग लिखने वाले, तो क्या लिखेंगे, क्या कि कॉपर है ना, क्या कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट के क्या विलयन है ना, क्या विलयन में क्या लोहे लोहे की क्या कील है ना, लोहे की कील कील डालने डालने पर क्या उसका उसका क्या रंग है ना, क्या परिवर्तित, क्या परिवर्तित है ना, परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि क्यों परिवर्तित होगा, अब उसके बारे में लिख देने वाले हैं। हो जाता है क्योंकि, है ना क्या, क्योंकि परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि क्योंकि क्या
लोहा, क्या लोहा, कॉपर है ना, लोहा क्या कॉपर, कॉपर से अधिक है ना, अधिक क्रियाशील, क्या क्रियाशील, क्रियाशील होने के कारण क्या करता है, क्या करता है, कारण, कारण कॉपर, कॉपर सल्फेट है ना, क्या कॉपर सल्फेट से कॉपर, कॉपर को क्या विस्थापित कर, क्या कॉपर को विस्थापित, विस्थापित कर लौह, लौह सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, लौह सल्फेट, आयरन सल्फेट एक ही है, लौह सल्फेट का, का क्या निर्माण करता है ना, क्या निर्माण करता, निर्माण करता है। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट में जैसे हम लोहा डालेंगे तैसे क्या होगा, अधिक क्रियाशील होता है तो क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और जैसे विस्थापित करेगा तब क्या होगा, कॉपर सल्फेट के स्थान पर अब क्या बन जाएगा, लौह सल्फेट बन जाएगा, और जैसे लौह सल्फेट बन जाएगा तो सिंपल सी बात, इसीलिए क्या होता है, रंग हमारा परिवर्तित हो जाता है। बताओ आया समझ में। अगर हम इसका क्या रिएक्शन देना चाहें, समझो, अगर हम इसका क्या करें, रिएक्शन देना चाहें तो नीचे रिएक्शन भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा Fe, क्या Fe और प्लस में क्या हमारा हो जाएगा CuSO4 एरो, एरो क्या हो बन जाएगा हमारा FeSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा Cu हो जाएगा। बताओ आया समझ में। ये क्या है, ये हमारा क्या है, लोहे की कील है ना, क्या लोहे की कील है, और ये क्या हमारा, ये कॉपर, क्या कॉपर सल्फेट है ना, क्या कॉपर सल्फेट है, और ये क्या है, ये लौह सल्फेट है, क्या लौह सल्फेट है ना, जिसे आप क्या आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो, नो टेंशन, लौह सल्फेट, और ये क्या हमारा, ये कॉपर है। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। सो ये हो जाएगा क्या, इसका पूरा का पूरा आंसर, और हम गारंटी लेते हैं ना कि अगर आपने ऐसा आंसर लिखा तो कोई भी आपका एक भी मार्क्स काटेगा नहीं, क्योंकि दिस प्रोसेस इज वेरी बेस्ट। ये जो तरीका है ना, ये जो आपने तरीका आजमाया ना लिखने का, ये बहुत ही अच्छा वाला तरीका है। सो क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, और हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। लेकिन फिर से बता रहे हैं, अगर अभी भी आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लो, क्योंकि ऐसे ही हम लोग अच्छे से शाम को मैथ और साइंस की क्लासों को लगातार बेतोड़ तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि अगर आप हमसे क्लास करते हो ना तो इस सीरीज के द्वारा आप बचे हुए समय में अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। सो आकर जुड़ जाओ, अगर बेहतरीन मार्क्स आपको लाना है अपने बोर्ड एग्जाम, है ना। सो आशा करता हूं समझ गए होगे क्या मैं कहना चाहता हूं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका, ओके है ना बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, का क्या बताना है हमें, रासायनिक नाम बताना है, सूत्र बताना है, और बनाने की विधि का वर्णन भी करना है। अगर बोला जाए तो ये जो मार्क्स है ना पूरा का, मतलब ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा 4 मार्क्स का आने वाला है। आया समझ में। तो समझो कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ये आपने लिख लिया, उसके बाद में अणुसूत्र लिख लिया, उसके बाद में जो बनेगा वो आप लिख दोगे, है ना। तो समझो क्या होता है, क्या बनता है इसका अणुसूत्र। तो इसका जो अणुसूत्र बनता है ना वो क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। आया समझ में, आया समझ में। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगर अब इसके नाम की बात करें तो समझो आप, सी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम, क्या कैल्शियम, है ना। SO4 से क्या होता है सल्फेट, तो क्या लिख देंगे सल्फेट, सल्फेट, ओके। और ये जो 1/2 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, हेमी। क्या होता है 1/2 का मतलब क्या होता है, हेमी। तो क्या बोलेंगे हम, हेमी। और H2O को, H2O जो जल होता है ना, इसको बोला जाता है हाइड्रेट, क्या हाइड्रेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हाइड्रेट, क्या हाइड्रेट। आया समझ में, क्या हो जाएगा हाइड्रेट, यानी कि हमारा नाम क्या बन के रेडी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो क्या बने जाकर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और जो सूत्र बनने वाला वो क्या बनने वाला है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ओके। अब आप समझो बनाने की विधि की बात करें तो ये बनता कैसे है। तो आप ये समझिए कि जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 डॉट 2H2 अर्थात जिप्सम को, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसके जो हमारा 2/3 अर्थात 3/2 H2O, मतलब 2/3 जल का अणु क्या होता है, निकल जाता है, और हमें क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। वही हम लिखने वाले हैं, क्या करेंगे, वही हम लिखने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि, क्या बोलेंगे, जब क्या, जब जिप्सम, है ना, क्या जिप्सम, क्या जिप्सम, जिप्सम को क्या 100 डिग्री सेल्सियस, क्या 100 डिग्री सेल्सियस, या इसे बोल सकते हैं क्या हम 373 केल्विन। कहीं कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, और कहीं कहीं पर 373 केल्विन दिया रहता है, नहीं तो कहीं कहीं पर आपको क्या 100 डिग्री से 120 डिग्री तक भी मतलब मिल सकता है, मतलब तापमान। है समझ में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म, है ना, केल्विन पर गर्म, गर्म किया जाता है, जाता है, है, तो किया जाता है, तो 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 हमें, हमें क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमें क्या प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ ऑफ
पेरिस, है ना, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस व जल प्राप्त होता है ना, क्या जल प्राप्त होता है, मगर जल भी प्राप्त होगा तो 2/3 अणु उसका मिलेगा। अर्थात अगर बात करें हम समीकरण की तो समझो क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 का मतलब होता है डाइहाइड्रेट मतलब H2O, डाइहाइड्रेट को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कितने पर, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें या 373 केल्विन पर गर्म करें, जब गर्म करेंगे तब हमें मिलने क्या वाला है, तब हमको मिलेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट, क्या हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लस में क्या 3/2H2O यानी 2/3 जल का अणु मिलने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। ये क्या है हमारा जिप्सम है, ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या है हमारा जल है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट रासायनिक नाम में, और इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बताओ आया समझ में, आया समझ में। जैसे हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तैसे हमें ये मिल जाने वाला है। आ गया ना समझ में। सो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और हम आपसे बता रहे हैं कि अगर आपने इतना लिख दिया तो पूरा पूरा आपको 4 मार्क्स मिल जाने वाला है। सो आप क्या करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ले लो भाई इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताइए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं विस्थापित करता। आखिर क्या रीजन है कि जो हमारा कॉपर है वो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, और रीजन बताना भी तो है, तो इधर उधर से नहीं बताना है। कहां से बताना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का कॉन्सेप्ट लेकर बताना है। आया समझ में। और बोला जाए तो ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और जो कि 2019, 22 और 23 में पूछा जा चुका है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो आप समझो क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने मतलब पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ही हमारी क्या विस्थापन अपक्रिया कार्य करती है, क्या विस्थापन अपक्रिया कार्य करती है। तो उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ना जो धातुएं ऊपर होती हैं, जो धातुएं ऊपर होती हैं वो क्या करती हैं, नीचे वाली धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित करके अपना विलयन बनाती हैं, अपना विलयन बनाती हैं, और यही हमारा लागू होता है क्या, हाइड्रोजन पर। यही हमारा लागू होता है किस पर, हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन से नीचे हमारी कॉपर धातु स्थित है, इसलिए ये क्या करती है, इसलिए ये क्या करती है कि कॉपर, इसलिए क्या करती है कि कॉपर हमारा क्या हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके। आया समझ में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित हाइड्रोजन से नीचे कोई भी धातुएं अम्ल से क्रिया करके उसे विस्थापित नहीं कर पाती, और कॉपर भी क्या है, नीचे स्थित है, इसलिए क्या करता है, वो विस्थापित नहीं करता। एकदम सिंपल सी बात। आया समझ में। तो वही हम लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या विद्युत, विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना, क्या लिखेंगे, विद्युत क्या, विद्युत, विद्युत रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, श्रेणी में क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे, नीचे, नीचे स्थित, 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 स्थित धातुएं, धातुएं, धातुएं अम्ल, अम्ल से क्या क्रिया करके, है ना, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को 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 नहीं विस्थापित, है ना, विस्थापित कर कर पाती, कर पाती, और कॉपर, है ना, कॉपर भी क्या, क्या, और कॉपर भी विद्युत, विद्युत रासायनिक, है ना, रासायनिक श्रेणी, श्रेणी में क्या हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन जन से नीचे, से नीचे स्थित, है ना, स्थित, स्थित है, है, इसलिए, इसलिए तनु, तनु सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या क्रिया करके, करके हाइड्रोजन नहीं विस्थापित, नहीं विस्थापित, नहीं विस्थापित करता है।
बताओ आया समझ में? आया समझ में? सिंपल सी बात आ गई समझ में ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन नहीं निकलने वाला। सेम यही रीजन होता है कि हमारा कॉपर भी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे ही रहता है, इसीलिए वो तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित करता है। बताओ आया समझ में? अगर हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो समझो, आप समझो क्या होगा, कॉपर यानी Cu है ना, क्या कॉपर यानी Cu और प्लस में तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या H2SO4, और जब ये अभिक्रिया होगी मतलब जब हम मतलब इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्या कोई भी अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं होगी। बताओ आया समझ में? यानी नो रिएक्शन, क्या नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली। बताओ आया समझ में? आया ना समझ में? सो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम चलते हैं क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन हमारा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी हमको बताना है कि आखिर खनिज और अयस्क होता क्या है। सिंपल सी बात ये है, इनकी परिभाषा ही लिखना है। तो आप समझो कि कोई भी जो धातु होती है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी तत्व होता है, अधिकांशतः उसे हम क्या करते हैं, जमीन से ही यानी भूपर्पटी से पृथ्वी माता के अंदर से ही खोदकर निकालते हैं। सिंपल से एकदम बात है। तो आप ये समझो कि जितनी भी धातुएं भूपर्पटी यानी जमीन के अंदर से निकाली जाती है ना, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं क्या, खनिज बोलते हैं। मगर उनमें भी वे खनिज जैसे समझो कि क्या होता है, धातुओं को हमने उनमें से निकाला, लेकिन जब धातुओं को निकाला तो क्या था, उसमें अशुद्धियां वगैरह थी, है ना, क्या अशुद्धियां वगैरह थी, तो उनको हमने क्या बोल दिया, खनिज बोल दिया। मगर उसमें से भी वे खनिज, क्या उसमें से भी वे खनिज जो कम खर्च और कम समय में क्या होते हैं, शुद्ध धातु में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? तो यही हम लोग लिखने वाले। तो क्या लिखेंगे कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले वो सभी पदार्थ है ना खनिज कहलाते हैं। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कि भू है ना, परपटी भू परपटी भूपर्पटी में पाए जाने वाले वाले क्या सभी, आप समझो जब उन्हें निकालेंगे तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां वगैरह भी तो होंगी, बहुत सारी अशुद्धियां होने वाली है ना, तो क्या बोलेंगे कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले वाले सभी सभी क्या अशुद्धि है ना, क्या सभी 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 क्या अशुद्धि युक्त है ना, सभी क्या अशुद्धि, क्या अशुद्धि अशुद्धि, क्योंकि मतलब अशुद्धि तो उसमें होगी ही। क्यों? क्योंकि जमीन से निकाला जाएगा तो उसमें मिट्टी वगैरह ही नहीं लगी रहेगी, नहीं कुछ रहेगा तो अशुद्धि तो होने वाली है ना। तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी अशुद्धि अशुद्धि युक्त युक्त पदार्थ पदार्थ क्या क्या खनिज है ना, क्या खनिज खनिज कहलाते लाते हैं। बताओ आया समझ में? आया समझ में? सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, खनिज हमारे कहलाते हैं। उसके बाद में अयस्क की अगर बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे खनिज वे खनिज जिन जिन से कम कम खर्च है ना, वे खनिज जिनसे कम खर्च व कम खर्च व समय समय कम खर्च व समय समय में शुद्ध 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 क्या धातुओं धातुओं को क्या प्राप्त प्राप्त क्या करते हैं, किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, क्या अयस्क कहलाते हैं, है ना, क्या पदार्थ खनिज कहलाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, अयस्क कहलाते हैं, क्या अयस्क अयस्क कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाते कहलाते हैं। बताओ आया समझ में? कहलाते हैं। आ गया ना समझ में? क्या बोलेंगे, वे खनिज जिनसे कम खर्च हुआ समय में, कम खर्च और कम समय में क्या करेंगे हम, शुद्ध धातुओं को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसके बाद में हम लोग भाई चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भाई ले लीजिए। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन हमारा है कि दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। यानी हमें दहन अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है और हमें क्या बताना है कि इसका उदाहरण क्या है। तो समझो दहन का मतलब क्या होता है, जलना, यानी कोई चीज अगर जल रही है तो उसी का हो जाएगा दहन, है ना। मगर ये आपका चैप्टर नंबर जो है केमिस्ट्री का लास्ट वाला, अर्थात आपके साइंस के 8वें यानी कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर से, तो यहां पर केवल कार्बन से रिलेटेड यौगिकों की ही बात की जाएगी। तो सिंपल से अगर बात हम करें तो क्या बताएंगे कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ, आया समझ में, जब कोई कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो बस यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में? यही हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। आया समझ में, है ना। सो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह क्या वह रासा क्या रासायनिक है ना, वह रासायनिक क्या वह रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या जिसमें कोई क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्या जिसमें कोई कार्बन क्या कार्बन युक्त है ना, कार्बन युक्त
यौगिक, है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक क्या करता है, क्या करता है, कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक वायु, वायुमंडल, क्या, वायुमंडल, वायुमंडल में, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, है ना, उपस्थित ऑक्सीजन, आया समझ में, ऑक्सीजन से क्रिया करके जलता है, दहन, दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो क्या बोलेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक या कार्बनिक यौगिक कुछ भी बोल सकते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, अभिक्रिया करके जलता है, बस ये क्या हो जाएगी, हमारी दहन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर समझो, है ना, एग्जांपल की बात करें तो समझो, क्या सिंपल सी बात, पहला वाला ही हम क्या, जो कार्बनिक यौगिक सबसे फर्स्ट जो कार्बनिक यौगिक होता है हमारा CH4, इसी को ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम क्या करा दें, ऑक्सीजन से करा दें, तो हमको मिलेगा क्या जाकर, तो हमको क्या मिलता है जाकर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O मिलता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपका क्या होगा, यहाँ हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में, क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। सो ये क्या हो जाएगी, हमारी दहन अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में, ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, जल है। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम चल रहे हैं भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि सजातीय श्रेणी क्या है। आया समझ में, यानी कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ समझाइए, यानी हमें क्या करना है, उदाहरण भी देना है। तो आप समझो, क्या सजातीय, क्या सजातीय, सजातीय मतलब समान, जाति मतलब उसी समूह के लोग, अर्थात जब क्या होता है, किसी समान समूह के लोग जो होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सजाती बोलते हैं। लेकिन आप समझो, ये सजाती और विजाती शब्द जो है वो साइंस के आपके चैप्टर नंबर, यही केमिस्ट्री वाले के लास्ट, यानी आपके 4 वाले में क्या यूज है। आया समझ में। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी भाई कार्बनिक यौगिकों की बात की जाएगी, यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों की बात ही कही जाएगी। आया समझ में। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि क्रियात्मक समूह, क्या, समान क्रियात्मक समूह वाले, है ना, क्या होता है, क्या होता है कि वह समान समान क्रियात्मक समूह के यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें उन्हें हम क्या करते हैं, घटते और बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। लिख दें, उसके बाद में तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लो, क्या, सजातीय क्या श्रेणी। बताओ आया समझ में, सजातीय श्रेणी आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे, है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की, है ना, क्या लिखोगे, क्या, क्या लिखने वाले हम, समान, है ना, क्या, समान क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक समूह वाले, वाले वाले कार्बनिक, है ना, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, है ना, श्रेणी, श्रेणी समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, श्रेणी जिसमें, क्या, श्रेणी जिसमें, जिसमें उनको, उनको, उनको क्या, बढ़ते, क्या, बढ़ते व घटते, है ना, घटते हुए क्रम में क्या रखा जाता है सजातीय श्रेणी रखा जाता है, सजातीय, सजातीय श्रेणी, श्रेणी कहलाती है, क्या कहलाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें उनको बढ़ते व घटते हुए क्रम में रखा जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। आया समझ में, सजाती मतलब समान, जैसे समझो मैं क्या हूं, तिवारी हूं, तो मेरे मेरे जितने अन्य भैया हैं वो भी क्या हो जाएंगे, तिवारी हो जाएंगे। जो हमारी सिस्टर हैं वो भी क्या होंगी, तिवारी होंगी। हमारे पापा भी होंगे, वो भी क्या होंगे, तिवारी। माता जी भी क्या है, तिवारी ही है। आया समझ में। तो क्या है, हम एक जात के हैं, क्या हम एक ही जात के हैं। ऐसे कोई अन्य हमारा फ्रेंड हो तिवारी हो, तो उसके परिवार में भी तिवारी लगने वाला है। वह समझ में ना, वैसे क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के साथ होता है, कार्बनिक यौगिकों के साथ होता है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक एक ही समान समूह के होते हैं, एक ही समान समूह के होते हैं, जैसे एल्केन हो तो एल्केन एल्केन ही हो केवल, हेलोजन अगर अगर हमारा क्या हो, हेलो एल्केन हो तो केवल हेलो एल्केन एल्केन ही हो, या आपका एल्कोहल हो तो केवल एल्कोहल ही हो। आया समझ में। तो वही यहां पर बोला गया कि समान क्रियात्मक समूह वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी क्या करेंगे, हम श्रेणी बनाएंगे जिसमें उनको क्या होता है, घटते क्रम या बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ये नहीं कि आप क्या करो कि मतलब इधर उधर ऐसे आप रख दो, नहीं, या तो घटते हुए क्रम में रखोगे, मतलब उनका अणुभार जो है, क्या यहाँ पर लिखा है ना, कि उनका जो अणुभार उसके घटते हुए क्रम में, या तो हम उसके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी बोलने वाले हैं। शायद यहाँ पर कोई मिसप्रिंट हो गया, क्या, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें, जिसमें उनको क्या, उनको, उनको क्या आएगा यहाँ पर, और ऐड करोगे, उनको, उनके, उनके अणु
भारों, है ना, अणुभारों उनके अणुभार के बढ़ते व घटते हुए क्रम में रखा जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। अब एकदम परफेक्ट है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो क्या हो जाएगा आपका एल्केन हो, क्या एल्केन, है ना, एल्केन यानी कोई भी एल्केन हो, क्या हो, इसमें आपका कोई भी एल्केन आ जा सकता है, जैसे CH4 हो गया आपका, यानी मेथेन हो गया, क्या हो गया आपका C2H5 हो गया, एथेन हो गया, आपका प्रोपेन हो गया, C3H7 हो गया, कोई भी बन सकता है। या मान चलो हमने क्या लिया, अल्कोहल ले लिया, क्या हमने क्या लिया, अल्कोहल ले लिया, क्या अल्कोहल हमने ले लिया, है ना, अल्कोहल ले लिया, तो इसमें हमारा क्या होता है, मेथिल अल्कोहल आ सकता है, C3OH, है ना, क्या C3OH आ सकता है, और उसके बाद में एथिल अल्कोहल आ सकता है, एथिल अल्कोहल आ सकता है, क्या C2H5OH, या प्रोपिल अल्कोहल आ जाए C3H7, है ना, C3H की हमें क्या बनेगा जाकर हमारा, दो दूनी चार दो छः, यहाँ पर 6 आएगा, ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर 8 आएगा, ओके, ठीक है ना, ये बनेगा जाकर C3H7OH, ये भी हो सकता है। आया समझ में, आया समझ, नहीं तो हम एल्कीन ले लें, क्या एल्कीन हम ले लें, है ना, एल्कीन हम ले लें, तो एल्कीन में क्या होता है, ईन यानी 2 गुने से क्या, हाँ, केवल 2 गुना, तो क्या हो जाएगा C2H2 आपका हो सकता है ना, इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें आपका C2H2 हो सकता है ना, C3H6 हो सकता है, आया समझ में, या C4H8 हो जाए, आया समझ में, ये सारे के सारे एल्कीन है, ये सारे के सारे एल्कोहल है, और ये सारे के सारे क्या है, एल्कीन है, आया समझ में। तो कोई भी एक क्रियात्मक समूह वाला यौगिक हो सकता है, उनको हम क्या करेंगे, उनके अणुभार के बढ़ते बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में रखकर जो श्रेणी बनाएंगे, जो सारणी बनाएंगे, उसी को सजातीय श्रेणी या सजातीय सारणी कहते हैं। आदि ऐसे ही और भी बहुत सारे आ सकते हैं। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब भाई ये समझ लो ना कि ये वाला क्वेश्चन तो मतलब बहुत 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 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये अगर बोला जाए तो ये आपके क्या लगातार 3 वर्षों से पूछा जा रहा है। 2022 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, और 24 में पूछा गया है, और आपके इस वाले सत्र में भी पूछने का पूरा चांस है, आप ये ध्यान रखिए। आया समझ में, तो समझो क्या है कि एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के हमें क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण बताना है बस, और कुछ भी नहीं बताना है। मगर हम आपको थ्योरी भी बता देंगे, लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा बड़े आराम से, नो टेंशन, है ना। तो आप समझो क्या दिया गया कि इन्होंने मतलब हमने एक ले लिया कि क्या, पहला तो सोडियम से क्रिया और दूसरा ले लिया क्या, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एथेनोइक अम्ल का क्या हो, कि हमारा एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो वो जो होता है वो हमारा होता है क्या, CH3, क्या CH3COOH, क्या CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। और इसकी अब क्रिया हम किससे करवाएंगे, तो सोडियम से करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, सोडियम से करवाने वाले हैं, Na से करवाएंगे, है ना। तब समझो हमको मिलेगा क्या, तब हमको क्या मिलने वाला है, तो हमको यहां से मिलेगा जाकर, है ना, तब हमको यहां से मिलेगा जाकर क्या, सोडियम एसीटेट, क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट, और हाइड्रोजन गैस मिलने वाली। कैसे मिलेगी आप समझो, है ना, कैसे मिलेगी आप समझो। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या, ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, और ये सोडियम क्या होगी, इसके पास आकर बैठ जाएगी, है ना, ये क्या होगी, इसके पास बैठ जाएगी, और हमें क्या मिलने वाला है, CH3, क्या क्या बोला जाए, CH, है ना, क्या होगा जाकर, CH3COONA, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या हाइड्रोजन गैस निकलने वाली। अब समझो इधर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इधर एक ही अणु है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हुआ, CH3COO के 2 अणु हो गए, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, है ना। अब सोडियम इनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपकी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। बताओ आया समझ में, आया समझ में। जब आप एथेनोइक अम्ल की सोडियम से क्रिया करवाओगे, तो ये सोडियम क्या होता है समझो, वो क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों ने पढ़ी है ना, क्या होता है, सोडियम सबसे ऊपर होता है, और ऐसे भी तुम्हें पता है कि सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं ना। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इसके स्थान पर बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें सोडियम एसीटेट मिल जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन निकलेगा ना, ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में मतलब परिवर्तित होकर निकल जाएगा। बताओ आया समझ में। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस आया समझ में, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, समझो थ्योरी अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल, ये क्या है, सोडियम, है ना। तो क्या बोलेंगे कि जब एथेनोइक अम्ल सोडियम धातु धातु ही तो है ना, है ना, तो क्या बोलेंगे, जब एथेनोइक अम्ल सोडियम धातु से क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, आप नाम लिख लीजिएगा, सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। उसके बाद में अगर यहां पर बात करें तो क्या बनने वाला है, CH3COOH, है ना, एथेनोइक अम्ल हमने ले लिया। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, क्या सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, NaCO3 ये ले लेंगे जाकर, है ना, NaCO3, क्या सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। तब हमको क्या मिलेगा जाकर, है ना, तब हमको क्या मिलेगा जाकर, अगर उस पर बात करें तो आप समझिए, है ना, उस पर अगर बात करें तो समझिए क्या मिलने वाला है ना। तो सबसे पहले तो सोडियम एसीटेट ही मिलने वाला है, क्या सोडियम एसीटेट, CH, क्या CH3COONA, है ना, यही मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है, CO2, क्या
O2 और उसके बाद में हमारा जल भी मिलने वाला H2O। क्या H2O, क्या मिलेगा जाकर H2O, है ना? क्या मिलेगा जाकर हमारा H2O, ये मिलने वाला है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे, है ना? इसके बाद में क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए एकदम सिंपल सी बात है ना? बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन हमारा बन जाएगा। क्या होगा? 2 हमारा हाइड्रोजन बन जाएगा और फिर हमारी क्या होगी, अब क्रिया पूरी-पूरी बैलेंस हो जाने वाली है ना? बैलेंस हो जाएगी? नहीं, अभी तो नहीं बैलेंस हो रही है शायद। अभी नहीं बैलेंस हो रही ना? अभी तो नहीं बैलेंस हो रही है ना? क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा? यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पूरा-पूरा क्या होगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा अब क्रिया। आया समझ में? अब क्या होगी, पूरी-पूरी अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। आया समझ में ना? हाँ, ठीक है ना? नहीं, यहाँ वाला आप क्या करो, यहाँ वाला आप 2 हटा दो। यहाँ वाला, क्योंकि ये हमने मतलब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ही रॉन्ग लिख दिया है। ये क्या होगा, इसका Na2CO3 होता है ना, Na2CO3। अब पूरा-पूरा क्या है, बैलेंस है आपका। क्या है, अब पूरा-पूरा क्या है आपका, बैलेंस है। बताओ, आया समझ में? आया समझ में ना? आया समझ में? क्या हो जाएगा, ये आप 2 अणु इसके लोगे, ये होगा, बस पूरा-पूरा क्या होगा आपका बन जाएगा। बताओ, आया समझ में? है ना? आया समझ में ना? तो अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो क्या बोलोगे कि जब क्या हमारा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? सो आशा करता हूँ भाई कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक अगर आप आए हो, तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपको क्लास भाई पसंद तो आई ही है, तभी आप यहाँ तक लाए हो, ये आपकी गैस हो जाएगी, है ना? सो भाई आप प्लीज, अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप क्या करोगे, क्लास को लाइक कर दोगे। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर दो, क्योंकि ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छे खासे आते हैं इस चैनल पर शाम को 6 बजे और आप लोगों को बेहतरीन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और हाँ, अगर कोई आपका फ्रेंड्स नहीं आया था उसे आप इस क्लास को शेयर कर दो ताकि वो भी इस क्लास को देख सके और नेक्स्ट डे आप उसे जरूर से जरूर बुला लाइएगा और इस सीरीज के साथ आप जुड़कर हमसे अपनी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाने की इच्छा पूरी कर सकते हो। आप ये समझ लीजिए, है ना? सो आशा करता हूं आपको सबको समझ आ गया होगा और क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप कमेंट करके जाइएगा और हम मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट डे एक नई क्लास के साथ इसी टाइम पर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे आपको उसी टाइम पर एक नई क्लास में और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।